नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस्वी चैनल पर। और मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। इसका नाम है विराम चिन्ह। तो आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि विराम चिन्ह किन को कहते हैं या क्या होते हैं और इसका नाम है पंक्चुएशन। इसको हमें पंक्चुएशन जब हम समझेंगे तो और आसान हो जाएगा इसको हमें पढ़ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिर वही इसका अर्थ समझेंगे कि विराम का मतलब होता क्या है। तो विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना, ठहराव भी कह सकते हैं, ठीक है। और चिन्ह का पता ही है, चिन्ह का मतलब होता है निशान, कोई चिन्ह जो होते हैं, ठीक है। यानी निशान जो क्या है, कौन से ऐसे वो निशान होते हैं। और विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना या ठहराव। अब किस तरह का ठहराव और कहाँ पर ठहराव। देखिए, जब हम अपने मुंह से या अपनी कोई भाव बोलते हैं, कोई बात हम करते हैं, तो बात को करते समय जैसे हम रुकते हैं ना, जैसे मैंने बोला मैं, मेरी फ्रेंड, या मतलब मैं, रीना, पूजा, नीता आज हम बाजार गए। तो जब मैं बोल रही हूँ तो मैं बीच बीच में रुक रही हूँ। रीना, पूजा, मैं, तो सांस में एक रुकावट आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, बोलते समय रुक रुक के बोल रहे हैं। तो यहाँ तो हम ये जो सांस को रोक रहे हैं ऊपर नीचे, इसको कहते हैं ठहराव, यानी रुकना, इसी को कहते हैं। लेकिन लिखते समय अब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो उसमें हम अपनी बात में किस तरह से इस ठहराव को दिखाएंगे कि हम कहाँ पर रुके हैं, कहाँ पर हम एकदम स्पीड से चल पड़े हैं। तो उसके लिए यानी लिखते समय अपने भावों को जब हम प्रकट कर रहे हैं, लिखते समय उसमें स्पष्टता लाने के लिए, यानी क्लियर बात बोलने के लिए, तो लिखते समय हम जिन चिन्हों का यूज करते हैं, जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा की स्पष्टता के लिए, उनको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, अब कैसे इसको एक हम उदाहरण से इसको समझ लेंगे कि कैसे मैं कह रही हूँ। जैसे होता है ना, हमारा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके अंत में हम लिखते हैं पूर्ण विराम, कि यहाँ पर हमारी जो बात है वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो ऐसी एक और है, इसको क्या कहते हैं, ये तो सबने पहचान लिया होगा। इसको क्या कहते हैं, हाँ, अल्प विराम भी कहते हैं और कॉमा भी कहते हैं इसको, है ना। तो जब हम अपनी बात को बोलते हैं तो इनका यूज किया जाता है वहां लिखते समय, ठीक है। कॉमा, पूर्ण विराम। अब मैं एक शब्द लिख रही हूँ, देखिए, रोको मत जाने दो। अब एक ही छोटा सा जो ये अल्प विराम है, इसके लग जाने से इस एक ही वाक्य के दो अर्थ निकलते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये अल्प विराम लगा देती हूँ और मैं कहती हूँ रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे हम उसको क्या कह रहे हैं कि रोको मत, उसको जाने का, यहाँ पे हमें कौन सी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि जाने दो, उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। यहाँ पे बात हो रही है कि चली जाए, वो चला गया, यानी उसको हमने रोका नहीं। अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ अल्प विराम, हमने लगाया यहाँ पर अल्प विराम। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हम कह रहे हैं रोको मत जाने दो, यानी जो ये जाने वाली बात है इसको हम मना कर रहे हैं कि नहीं, जाने नहीं देना है। तो एक छोटे से अल्प विराम से पूरी ही बात का क्या हो रहा है, मतलब ही, यानी उसका अर्थ ही बदल जाता है। छोटा सा अल्प विराम अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ इस बात का मतलब है कि जाने नहीं देना है, यानी रोक लेना है, रोक लीजिए, रोको मत जाने दो, है ना। और यहाँ हमने क्या बोला, रोको मत जाने दो, उसको रोकना नहीं है। देखो, एक छोटा सा अल्पविराम लगाने से पूरे ही बात में ही क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, यानी बदलाव आ रहे हैं, अर्थ अलग हो गया है एक छोटे से अल्पविराम से। तो इन्हीं को हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो ये विराम चिन्ह कितने होते हैं, बहुत है भाई। अगर हम इनको पढ़ेंगे, इनकी संख्या देखेंगे तो बहुत होते हैं। कितने होते हैं, कहीं कहीं 18 बताते हैं इनको, और कहीं कहीं पर 20 भी है। किसी किताब में 18 मिलेंगे, किसी किताब में 20 मिलेंगे आपको विराम चिन्ह। पहले जो शुरू में विराम चिन्ह की अगर हम कहानी देखें तो सबसे पहले सिर्फ एक ही विराम चिन्ह मिलता है। संस्कृत अगर हम पढ़ने बैठ जाएं, संस्कृत की कोई किताब, तो उसमें सिर्फ एक खड़ी पाई के रूप में हमें मिलेगा पूर्ण विराम। और ये भी देखा जाता है कि हिंदी भाषा में हमारे सिर्फ एक ही विराम चिन्ह माना जाता है, सबसे पहले पूर्ण विराम,
ठीक है, ये 19वीं शताब्दी से पहले की बात है। तब क्या कहते थे कि एक ही विराम चिन्ह था, पूर्ण विराम। और संस्कृत अगर आप लेके बैठ जाओ तो उसमें ज्यादातर क्या है, पूर्ण विराम का ही यूज है। हमने जो बाकी के पूर्ण विराम मतलब विराम चिन्ह लिए हैं सारे, वो कहाँ से लिए हैं, वो कहाँ से प्रभावित होकर हमने लिए हैं, अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, वो कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से हमने लिए हैं क्या, बाकी के सब विराम चिन्ह, और सिर्फ एक पूर्ण विराम ही है जो हमारी हिंदी भाषा से शुरू से था। इसको पूर्ण विराम भी कहते हैं या इसको खड़ी पाई भी कहा जाता है। ये नहीं है सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन दिख रही है ना, ये इसको कह रही हूँ मैं, ये है पूर्ण विराम। ठीक, और इसको खड़ी पाई भी कहते हैं और पूर्ण विराम भी कहते हैं। अंग्रेजों ने हमारे भारत पर इतने सालों तक, वर्षों हजारों सालों तक शासन किया है, तो उनका कहीं तो प्रभाव हुआ है हम पे। तो यही प्रभाव हुआ हमारा कि हमने क्या किया, विराम चिन्ह उन्हीं की भाषा से लिए हैं सारे, बस एक पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम हमारे पास ये हमारी भाषा में पहले से ही रहा है। बाकी के जो और है, मैं आपको यहाँ कक्षा में पढ़ाऊंगी 20। ठीक है, 20 विराम चिन्ह हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो हमारी हिंदी भाषा से, बाकी जो और हमने लिए हैं वो सब हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। ठीक है, तो हम अब शुरू करेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे कि पूर्ण विराम। ठीक है, और ये याद रखना है कि लिखित भाषा में ठहराव के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है जिनको विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ या परिभाषा। ठीक है, अब हम नंबर पहला पढ़ेंगे पूर्ण विराम, कि ये पूर्ण विराम क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है। इसका चिन्ह देखिए एक खड़ी पाई के रूप में होता है पूर्ण विराम का चिन्ह। और क्या करता है, जहां पर एक बात हमारी पूरी हो जाती है, एक वाक्य हमारा समाप्त हो जाता है, उसके लास्ट में हम लिखते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम को कैसे समझेंगे, या फिर कह सकते हैं हम, इसके लिए हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि जहां पर वाक्य की जो हमारी गति है वो एक अंतिम रूप ले लेगी। हमारे जो वाक्य कहने की गति है उसका लास्ट वाला रूप होगा, या हमारे बात के जो तार हैं वो टूट जाएंगे, यानी लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट आएगा वहां पे हमें लगाना है पूर्ण विराम। कैसे, देख लिए। अब मैं कह रही हूं मैं कल घूमने जाऊंगी, बात खत्म हो गई है मेरी, मैं कल घूमने जाऊंगी। ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया पूर्ण विराम। या राम मंदिर गया। ठीक है, यहां पर भी आएगा पूर्ण विराम, यानी हमारी बात के अंत में जब हमारा कोई एक बात पूरी हो जाए, एक वाक्य समाप्त हो जाता है, तो वहां हम लगाते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, यहां हम याद भी रख सकते हैं कि हमारे विचारों के तार जहां टूट जाएं, विचारों के तार टूट जाते हैं जहां, वहां हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, या वाक्य जब खत्म हो जाता है, वाक्य खत्म होने पर, जब हम पूरा एक वाक्य खत्म हो जाता है उसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, और जहां हमारे विचारों के तार टूट जाएंगे, अंतिम रूप जो आ जाएगा, वहां पर हम पूर्ण विराम का यूज करेंगे। एक बात हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पूर्ण विराम। बहुत आसान है इनको समझना, एक एक करके हम देखेंगे सबको। नंबर 2 आ जाइए, अल्प विराम। अल्प विराम और पूर्ण विराम को हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप भी कहा जाता है इसको, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइन ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है, अल्प विराम यानी कॉमा, इसको क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं इसको इंग्लिश में। इस तरह से समझना पढ़ना आसान होता है, क्योंकि इंग्लिश में सब लोग जानते हैं कि किसको क्या कहते हैं, इसको कॉमा कहा जाता है। आप देखिए कॉमा कहाँ पे लगता है, देखिए कॉमा यानी अल्प विराम, जहां पर जब हम अपनी बात कहते हैं थोड़ा थोड़ा रुककर, वाक्य में जहां पे हमें थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है। ठीक है, या बहुत सारे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जब हम वस्तुओं की बात करें या व्यक्तियों की बात करें, तो तब जब हम उन अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों को अलग अलग करना चाहते हैं, तब हम वहां पर कॉमा का यूज करते हैं। कैसे, देखिए हम लिख रहे हैं आलू, बैंगन, गोभी और प्याज, महंगे हो गए, अब देखिए, ठीक है, अब यहां मैंने आलू, बैंगन
गोभी, ठीक है। आलू, बैंगन, गोभी, ये क्या है, बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो जब अधिक वस्तुएं हो या व्यक्ति हो, उनको हमें अलग अलग करके दिखाना होता है। अधिक वस्तुएं, अधिक व्यक्ति हो, उनको जब हम अलग अलग करके हम दिखाएंगे तो हम वहां किसका यूज करेंगे, कॉमा का, यानी वहां हम अल्प विराम का यूज करेंगे। तो इसका कार्य भी आपको पता चल गया होगा। जहां पर हमें अपने वाक्य में थोड़ा सा रुकना है, ठीक है, या बहुत सारी वस्तुओं को, व्यक्तियों को हमें बताना चाहते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे कॉमा का। तो ये तो होगी वस्तुओं की बात। अब व्यक्तियों में भी देख लीजिए कैसे, जैसे हम कह रहे हैं राम, मोहन, रीना, सीता, ठीक है, ये व्यक्ति हो गए। अब इतने सारे व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं को हमें अलग अलग करके दिखाना है। तो इनको अलग अलग कैसे दिखा रहे हैं हम, कॉमा हमने लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने ये चिन्ह लगाया है। ये देखिए कि राम, मोहन, रीना, सीता सर्कस देखने गए, सर्कस देखने गए। तो देखिए, है नहीं, अल्प विराम का क्या काम है कि हम जहां पर अपनी बात को करते समय या वाक्य में जहां पे हमें थोड़ा थोड़ा रुकना होता है और बहुत अधिक वस्तुओं को, व्यक्तियों को अलग अलग करके दिखाना होता है, तो वहां हम यूज करेंगे अल्प विराम यानी कॉमा का। ये तो हो गए बहुत आसान, ठीक है, अल्प विराम और पूर्ण विराम। अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 3 है प्रश्नवाचक। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेटिव, कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क। इसका चिन्ह ऐसे होता है, देखिए आपको ये याद रखने हैं विराम चिन्ह कि पूर्ण विराम का होता है एक खड़ी पाई, अभी हमने अल्प विराम पढ़ा वो है कॉमा, ठीक है, और ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क कितना आसान, जहां हमें वाक्यों में क्या पता चले कि किसी से कोई प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न का जहां भाव होता है वहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। या किसी से हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, जब हमें अपने वाक्य में हम किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न का भाव होता है, वहां पर हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे मैंने कहा राम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यानी इससे हमें पता चल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह से कि यहाँ क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है किसी से। तो ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको कहाँ लगाया जाता है, जब हम सवाल पूछते हैं या हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कुछ, तो वहां हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। या और कुछ भी हो सकता है, जैसे आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, तो ये कहाँ, अब यहाँ पे किसको भी आ जाता है, आप किसको जानते हो, कहाँ, किसको, किसने। जब इस तरह से हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा देखो प्रयोग में जो हम जिसको हम यूज करते हैं वो होता है हमारा कॉमा। हम जब अपनी बात को कहते समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा रुकते हैं तो वहां हम किसका यूज करते हैं, कॉमा का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक कॉमा का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, और एक इसका किया जाता है उपविराम। उपविराम का भी बहुत जगह यूज किया जाता है, यानी इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको हम विसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसका भी अभी आगे बताती हूँ मैं एक एक करके। अब हम पढ़ते हैं, नंबर हमारा 4 है, 1 2, देखिए 1 ये रहा, 2 ये रहा, हम 3 पढ़ चुके हैं प्रश्नवाचक। अब हम नंबर 4 पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक, या इसको आश्चर्य बोधक भी कहते हैं। नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक या आश्चर्य बोधक भी कहते हैं इसको, आश्चर्य बोधक चिन्ह, ठीक है। ये एक विराम चिन्ह है हमारा नंबर 4, विस्मयादि बोधक, या इसको क्या कहते हैं, और विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, आश्चर्य बोधक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं इसको कि किसको कहते हैं विस्मयादि। देखिए जब हमारा जो वाक्य होता है उसमें जब कभी भी खुशी, हर्ष या कोई घृणा का भाव हमें हो तो वहां पे हम यूज करते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे आपने देखो कभी कभी जैसे हमारे सामने कीचड़ आ जाता है, हम कहते हैं छी, तो हमारे अंदर कैसा भाव आ रहा है, छी, घृणा का।
तो हम कहते हैं ना छी, यहाँ कितना गंदा है, छी कितना गंदा है, कितना गंदा है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लिया है क्योंकि यहाँ हमने क्वेश्चन किया है कितना गंदा है, ठीक है। छी कितना गंदा है, या हम लिख सकते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा नेता जैसे मोदी जी भाषण देते हैं और कहते हैं ना बीच बीच में, मोदी जी क्या कहते हैं, मित्रों, बड़े वो अपने एक्साइटमेंट में कहते हैं, या आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं मित्रों, है ना। या कहते हैं वो कैसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे ये कहने आया हूँ, यानी आश्चर्यचकित होकर हम किसी को संबोधित करते हैं तो भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज करते हैं। तो वहां मित्रों के बाद लग जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग किस पे किया जाता है, संबोधन करने में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मोदी जी ने कह दिया, मित्रों आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, ठीक है। तो वो संबोधित करके सबको कह रहे हैं, है ना, सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं धन्यवाद करता हूं, ठीक। तो कहते हैं ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी की स्पीच में वो ऐसे बोलते हैं भाइयों और बहनों, यानी वो संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, संबोधन के टाइम पर भी किसका यूज किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं ना, कहते हैं ना उसको शाबाश। तो यहाँ की इसके बाद क्या लगेगा, शाबाश के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह हम लगाएंगे। ये एक विराम चिन्ह है, यानी किसके लिए लगाया जा रहा है, इस विराम चिन्ह को ये दर्शाने के लिए कि शाबाशी दे रहे हैं हम बच्चे को, यानी हमें आश्चर्य हो रहा है कि बहुत अच्छा बात है, मतलब बच्चा जो है फर्स्ट आ गया है या उसने कोई अच्छा कार्य कर लिया है। तो हम क्या प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं अपना। तो आश्चर्य प्रकट करने के लिए या संबोधित करने के लिए किसी को, या हम हमारे अंदर जब कोई दया की भावना होती है या बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में है हम लोग, तो भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कहते हैं ना जब बहुत ज्यादा खुश होते, वाह आज तो मम्मी ने मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाई है, वाह, मतलब खुश हो गए हम अंदर से, ठीक है। तो आश्चर्यचकित होना यहाँ पर, ठीक है। तब वहां पर भी हम ये यूज करेंगे, वाह कि वाह क्या बात है, ठीक है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी मैक्रोनी बनी है, ठीक है। या कुछ भी है, बहुत अच्छी खीर बनी है, बहुत अच्छा केक बना है, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा काम हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा हैरानी हो जाती है, तो हम हैरानी के लिए क्या कहते हैं, हाय क्या कर दिया ये तुमने। अब घर में मम्मी आ गई और पूरा घर बच्चों ने फैला रखा है, ठीक है, तो मम्मी कहती है ना हाय ये क्या कर दिया, बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, उनको क्या हो गया, आश्चर्य हो गए वो आश्चर्यचकित कि भाई ये क्या कर दिया। तो ये हो गया हाय, यहाँ पर भी आश्चर्यबोधक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो, इधर आइए, क्या कर रहे हो। या हम भगवान को पुकारते हैं, हे ईश्वर, बोलते हैं ना हे ईश्वर, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया विस्मयादिबोधक चिन्ह और अपनी बात को रख दिया, हे ईश्वर हमारी सहायता करो, ठीक है, हमारी सहायता करो। तो यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विस्मय आश्चर्य होकर भगवान को याद कर रहे हैं, हे ईश्वर हमारी सहायता करो, ये क्या हो गया। हम अपने भावों को कैसे, यहाँ ये चिन्ह किस लिए हैं, लिखित रूप में हम अपने भावों को कैसे प्रकट कर सकते हैं, इसलिए ये चिन्हों का यूज किया जाता है। यानी इन चिन्हों की ऐसी क्या आवश्यकता होगी थी भाई, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, तो क्योंकि हम अपने जो हमारे भाव है, हमारी भावनाएं हैं जो, उनको हम लिखित रूप से कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो इन ये विराम चिन्ह क्या करते हैं, हमारी भावनाओं को लिखित रूप में हम प्रकट करने में सहायता होती है विराम चिन्ह की मदद से, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा विस्मयादिबोधक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, विस्मयादिबोधक हो गया 4। नंबर 5 योजक चिन्ह, एक हम पढ़ेंगे योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह क्या होता है, छोटा सा एक डैश, देखिए छोटा सा एक डैश है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि किसको कहते हैं योजक चिन्ह। जब दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए, कैसे, हमने लिख दिया माता पिता, तो यहाँ हम लगा देते हैं ना बीच में योजक चिन्ह। तो हम क्या कर रहे हैं, परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए दो शब्दों में या उन्हें जोड़कर लिखने के लिए
इन दोनों को जोड़कर लिखने के लिए या इनमें आपस में संबंध बताने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम और कहाँ करते हैं, द्वंद्व समास के बीच में भी बताया ना, वहां पे ये द्वंद्व समास का एक उदाहरण है, माता पिता, भाई बहन, है ना। यहाँ पर भी या मिलते जुलते जो शब्द होते हैं वहां भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे, कई बार हम लोग बोलते हैं खाना वाना खाया, क्या सुना होगा आपने। अब खाना का तो अपना ये तो एक सार्थक शब्द हो गया और एक निरर्थक शब्द, यानी दो शब्द ऐसे जिसमें एक सार्थक होगा और एक निरर्थक होगा, तो उसको भी हम दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बोलते हैं ना कई बार, भाई चाय वाय पी है। अब चाय तो एक सार्थक शब्द हो गया, लेकिन वाय क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इन दोनों को लिखते समय हम कैसे दर्शाएंगे, बीच में योजक चिन्ह का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। यानी इसमें एक शब्द तो हमारा सार्थक यानी अर्थ वाला जिसका कोई अर्थ होगा, और निरर्थक यानी इस शब्द का कोई अर्थ नहीं। अब वाना क्या होता है, वाना का तो कोई अर्थ नहीं है ना। या कई बार हम इस तरह के शब्द लिखते हैं, करना और करवाना, करना करवाना। जब इस तरह के हम दो शब्द लिखेंगे तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, योजक चिन्ह का यूज करेंगे। ये कैसे चिन्ह कहलाएंगे, करना और करवाना। यानी एक तो इसमें कैसा होगा, इसको प्रेरणार्थी शब्द भी कह सकते हैं, यानी प्रेरणा मिल रही है कि एक तो काम कर रहे हैं और एक करवा रहे हैं। करवाना यानी ये काम हम करवाना, यानी प्रेरणार्थी शब्द भी कहा जाएगा, यानी प्रेरणा लेकर हो रहा है, यानी कोई दूसरे आदमी करवा रहा है इसको, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे उसमें भी हम योजक चिन्ह लगाएंगे। विलोम शब्द हो गए दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे भाई बहन भी विलोम शब्द में आ जाता है, या रात दिन, इनको भी दिखाने के लिए हम देखो विलोम शब्दों के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सार्थक और निरर्थक शब्दों के लिए दो शब्दों का परस्पर संबंध, यहाँ संबंध बता रहे हैं ना, माता और पिता, भाई माँ और पिता, तो एक बच्चे की माता होगी तो पिता भी होंगे, भाई है तो बहन भी है, दो उनका आपस में संबंध बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, योजक चिन्ह का। तो ये भी कितना आसान है, योजक चिन्ह भी बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ चिन्ह हैं, अभी हमने 5 तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बाकी का हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो आज की कक्षा में इतना ही है, धन्यवाद।